नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। आज का जो अपना सबसे पहला करंट अफेयर है वो है कि साइबर सुरक्षा से रिलेटेड किसकी साइबर सुरक्षा की जानी चाहिए। जो सरकारी मशीनरी अपने देश के नागरिकों का डाटा है वो कलेक्ट करती है, चाहे वो आधार कार्ड बनाने में हो, चाहे वो पैन कार्ड बनाने में हो, इसके जितने भी जैसे किसान के ऐप हो गए, गिरदावरी ऐप हो गए, उस सब में सारा डाटा कलेक्ट कर रही है। बहुत सारी साइटें बनी हुई है, बहुत सारे ऐप्स बने हुए हैं। लेकिन ये ऐप साइट बना तो लिए हैं, लेकिन इनमें जो एक तरह से बोला जाए कि जो एंटीवायरस है, साइबर क्राइम है, उससे रिलेटेड जो प्रोटेक्शन है उसकी अभी भी कमी है। तो इससे बचने के लिए केंद्र सरकार है वो डीपीडीपी एक्ट को 13 मई 2027 से पूर्ण रूप से लागू करने जा रही है। ये डीपीडीपी एक्ट क्या है? डीपीडीपी का मतलब है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन। ऐसा डाटा जो कोई भी भारत का नागरिक है वो अपनी सरकार को देता है उसकी वेबसाइट के जरिए। जैसे हम आरएस का या एसआई का जो भी हम भर्तियों के फॉर्म भरते हैं राजस्थान एसएसओ आईडी पे, तो उसमें भी हम अपना डाटा देते हैं। उसकी सुरक्षा भी सरकार की ही जिम्मेदारी होगी, या सरकार जिस कंपनी से वो वेबसाइट मेंटेन करवा रही है उस कंपनी की जिम्मेदारी होगी हमारे डाटा के प्रोटेक्शन की। यही है डीपीडीपी एक्ट। पूर्ण रूप से लागू कब हो जाएगा? 13 मई 2027 से लागू हो जाएगा। और इसके संबंध में केंद्र सरकार है वो राज्यों को अलग से निर्देश दिए हैं कि राज्यों को निम्नलिखित कदम है वो साइबर सुरक्षा के बारे में उठाने हैं। किस प्रकार के कदम हैं? 4 मूलभूत कदम हैं। पहला है कि हर राज्य की अपनी साइबर सुरक्षा नीति होगी। दूसरा है कि हर राज्य में एक CISO की नियुक्ति होगी। CISO यानी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी। ये क्या होगा? ये एक राज्य के अंदर पूरा जितना भी डेटा सुरक्षा है उससे रिलेटेड एक अधिकारी होगा। फिर SOC बनाए जाएंगे, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है, जो 24 घंटे ये निगरानी रखेंगे कि कोई भी सरकार की साइट है वो हैक तो नहीं हुई है, उसमें किसी प्रकार की फिशिंग हमला तो नहीं हुआ है, AI के माध्यम से उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है, कोई सेंध तो नहीं मारी जा रही है, डाटा तो नहीं चुराया जा रहा है। वो कौन देखेगा? वो देखेगा SOC, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। फिर अगर बाय द वे किसी प्रकार का साइबर हमला हो जाता है तो उससे बचने के लिए प्लान B बनाना जरूरी है, जिसमें क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान है वो राज्य सरकारों को बनाना होगा। तो ये 4 चीजें हैं वो हर राज्य सरकार को करनी होगी। एक, हर राज्य की नई साइबर सुरक्षा नीति होगी, CISO की नियुक्ति होगी, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, SOC बनाए जाएंगे, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, और प्लान B बनाया जाएगा क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत। क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वर्तमान में जो भारत सरकार है वो डिजिटलीकरण को तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, लेकिन इससे संबंधित जो साइबर सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए, जो वेबसाइट है उसमें जिस प्रकार के कोड लगाने जाने चाहिए, या बहुत ज़्यादा अब जैसे क्लाउड वाला आया था हैकिंग वाला, उससे बचाने के लिए जो प्रोग्रामिंग करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। दूसरा है कि साइबर अटैक है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और सख्त कानूनी जिम्मेदारी, यानी जो भी कंपनी है वो इसको मेंटेन करेगी साइट को, उसकी जिम्मेदारी होगी साइबर हमलों से बचाने के लिए। और इसके लिए सिक्योर बाय डिज़ाइन मॉडल अपनाया जा रहा है कि अगर हम आज के बाद कोई भी नई वेबसाइट बनवा रहे हैं सरकार का, या एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, तो उसमें बाय डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसे फीचर ऐड किए जाएं कि उसमें साइबर हमले की कम से कम उम्मीद हो। तो ये था साइबर रिलेटेड। फिर आया है गोडावण से रिलेटेड। आज है 21 मई, और 21 मई को मनाया जाता है गोडावण दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 मई 1982 को ही गोडावण को राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। अब गोडावण है वो बहुत ज़्यादा लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है, गंभीर श्रेणी में रखा गया है, और वर्तमान में प्राकृतिक क्षेत्रों में केवल 41 गोडावणों की संख्या ही मिली है। हालांकि इनका प्रजनन है वो करवाया जा रहा है। 2019 से इसका प्रजनन कार्यक्रम शुरू हुआ था। जैसलमेर में इसके 2 प्रजनन केंद्र हैं, पूछे जा सकते हैं। एक है रामदेवरा और दूसरा है सुदासरी। ये जैसलमेर में रामदेवरा और सुदासरी है वो संरक्षण केंद्र है। इनको क्यों खतरा है? खतरा है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा अक्षय ऊर्जा का ढांचा चल रहा है। अभी सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, सोलर पैनलों से ऊर्जा है वो शहरों तक पहुंचाने के लिए पूरा ग्रिड बनाए जा रहे हैं। दूसरा, जो पवन ऊर्जा में पवन चक्कियां हैं उससे रिलेटेड है। फिर इनके आवासों को नुकसान पहुंच रहा है। कुछ जगह औद्योगिकरण है, जनसंख्या भी बढ़ रही है। आवारा जो शिकारी जानवर हैं, कुत्ते वगैरह हो गए, वो भी इनके अंडों को खा जाते हैं। और बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण इनकी जनसंख्या है वो निरंतर घटती जा रही है। लेकिन हालांकि प्रजनन कार्यक्रम शुरू होने के बाद इसकी संख्या में इजाफा देखा गया है। कहाँ पर हो रहा है? जैसलमेर में रामदेवरा और सुदासरी संरक्षण केंद्र है,
ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोडावण दिवस 21 मई को, क्यों? 21 मई 1982 को इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया था, इसीलिए। इसके बाद है कॉमनवेल्थ गेम 2026 से रिलेटेड। हमारे कोटा की है अरुंधति चौधरी, उनको बॉक्सिंग के अंदर 70 kg जो श्रेणी है उसके लिए चुना गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ हो रहे हैं? ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किए जा रहे हैं और ये 22 जुलाई से 4 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। अरुंधति चौधरी है वो एशियन चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था 9 अप्रैल को, और ये बॉक्सिंग में 70 kg भार श्रेणी में बॉक्सिंग करती है। तो ये आपको याद रखना है कि अरुंधति चौधरी है वो कौन से गेम से रिलेटेड है? मुक्केबाजी या बॉक्सिंग। कितने kg में? 70 kg में। कौन से जिले की रहने वाली है? कोटा जिले की रहने वाली है। एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण जीता था और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है, जो कहाँ पर होंगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे, 22 जुलाई से 4 अगस्त को होंगे। तो ये हो गया हमारा खेल से रिलेटेड करंट अफेयर। फिर एक स्वदेशी सहकारी मॉडल अपनाया जा रहा है, वही ऐप वाली बात है कि जो ओला उबर है उनकी तर्ज पर भारत टैक्सी है वो एक शुरू किया जा रहा है ऐप। कहाँ से शुरू होगा? जयपुर में शुरू किया जाएगा ये जून के प्रथम सप्ताह में लगभग, और ये गिग वर्कर्स के लिए एक अच्छा बोल सकते हैं सरकार का प्रयास है, क्योंकि जो गिग वर्कर्स है इनको तय समय सीमा के अंदर अपना काम समाप्त करने की बहुत ज़्यादा दबाव बना रहता है। अब जैसे ओला उबर है उसमें फिक्स रहता है कि आपको इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में टैक्सी है वो चलानी ही पड़ेगी। बीच में अगर आप ऑफलाइन हो जाते हो तो आपका कमीशन है वो कट जाता है, इंसेंटिव कट जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दबाव रहता है। जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जितना काम करोगे उतने पैसे आपको मिलेंगे, किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा, और भी बहुत सी सुविधाएं हैं वो सरकार देने जा रही है। तो ये कौन सी है? भारत टैक्सी है। कहाँ से शुरू हो रही है? जयपुर में। फिर है विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पिछड़ रहा राजस्थान। ये एक एडिटोरियल आया है, राजस्थान का तो इसमें छोटा सा हिस्सा है, पूरे देश की बात की गई है कि भारत में विदेशी पर्यटक हैं वो सालाना 2 से 2.2 करोड़ आते हैं, जिससे हमें 28 से 35 अरब डॉलर है उसकी प्राप्ति होती है, जिससे अपना फॉरेक्स बढ़ता है। विश्व आर्थिक मंच जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत है उसका सूचकांक मिला है 39वें नंबर पर है भारत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में जितने पर्यटक आते हैं। जबकि दूसरे देश देखें, थाईलैंड देखें, वियतनाम, इसमें 4 से 4.5 करोड़ तक पर्यटक है वो हर साल आते हैं, और जो हमसे आगे हैं। राजस्थान की जीडीपी में पर्यटन का 12% योगदान है, महज 15 से 20 लाख पर्यटक ही आते हैं, जबकि हमारे पास इतनी ज़्यादा सांस्कृतिक धरोहरें हैं, प्राकृतिक धरोहरें भी हैं, फिर भी ये क्या है? आंकड़ा काफ़ी कम है। इसके लिए भारत क्या चीज़ अपना सकता है जिससे हमारा पर्यटन बढ़े? तो दूसरे देशों में जैसे वीज़ा फ्री एंट्री और वीज़ा ऑन अराइवल की व्यवस्था की गई है, ऐसा भारत में भी किया जाए विभिन्न देशों के लिए, तो पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। इससे टूरिज्म यील्ड पर प्रभाव पड़ेगा। टूरिज्म यील्ड किसको बोलते हैं? कि ठीक है, एक तो हमारे पास पर्यटक है वो ज़्यादा आ रहे हैं, दूसरा मैटर करता है कि पर्यटक खर्च कितना कर पा रहे हैं। तो प्रति पर्यटक जो डॉलर खर्च करता है उसको बोलते हैं टूरिज्म यील्ड। एक तो मान लीजिए 100 पर्यटक आए और उन्होंने खर्च किए मान लीजिए 10,000 रुपये, और एक मान लीजिए 50 ही पर्यटक आए लेकिन उसने खर्च कर दिए 50,000 रुपये, तो ये जो 50 पर्यटक आए इनका टूरिज्म यील्ड क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। हमें इनसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, संख्या में कम है लेकिन अपने को अपनी अर्थव्यवस्था को फायदा ज़्यादा हो रहा है, तो टूरिज्म यील्ड बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। वीज़ा नीति है उसमें परिवर्तन करने चाहिए, और आर्थिक रणनीति के अंतर्गत टूरिज्म को एक कोर वैल्यू मान करके टूरिज्म में प्रोत्साहन है वो बढ़ाना चाहिए। फिर संयुक्त राष्ट्र जो है उन्होंने भारत की विकास दर है वो पहले उन्होंने डिसाइड की थी कि 6.6% रह सकती है, लेकिन अभी 6.4% का अनुमान लगाया है। यूएन ने 2026 की 6.6 से 6.4 माना है, क्योंकि वही आपूर्ति श्रृंखला में बाधा है। हमारा 85% पेट्रोलियम है वो आयात होता है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा सा डाउन जाने की संभावना है। अब यूएन की कौन सी संस्था है जो ये सारी चीज़ें हैं उनका अंदाजा लगाती है? ये है यूएन डेसा, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इसके द्वारा ये गणना की जाती है। इसके बाद में हमारे राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति से रिलेटेड है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसका अच्छे से उपयोग है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो राजस्थान सोलर एसोसिएशन है, इसकी बैठक में बताया है कि लगभग हमारी 3600 करोड़ रुपए और 70,000 मेगावाट की जो सोलर एनर्जी है वो वेस्ट जा रही है।
वेस्ट क्यों जा रही है? क्योंकि हमारे पास BESS का अभाव है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। जैसे सोलर सिस्टम है, अभी दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पूरा सूरज है वो दिन भर चमकता है, सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 7:30 बजे तक। तो दिन में इतनी ज़्यादा हम सोलर विद्युत है वो उत्पन्न करते हैं कि उसका आगे उपयोग ही नहीं होता है, जिसके कारण वो हमारी क्या चली जाती है, वेस्ट चली जाती है। लेकिन इसी की जगह अगर हमारे पास BESS सिस्टम है, मजबूत BESS सिस्टम हो, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी बनती है दिन के अंदर, वो एक बैटरी का पूरा भंडारण होता है, उसमें स्टोर कर लिया जाए, और वही जब रात होती है जिसमें सौर ऊर्जा नहीं बनती है, तब उस बैटरियों से ऊर्जा है वो दी जाए। इससे जो भी ग्रिड बैलेंसिंग है हमारी वो बनी रहेगी, निरंतर प्रवाह बना रहेगा, और हमारी जो सोलर एनर्जी है जो वेस्ट हो रही है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। दिन में लगभग 15,000 मेगावाट का उत्पादन होता है, जबकि 7 से 8,000 मेगावाट ही उपयोग में लाई जा रही है। तो ये थे आज से रिलेटेड हमारे करंट अफेयर्स। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, हमारे चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इसकी PDF है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान हिस्ट्री की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर भी कुछ लेक्चर्स दिए हुए हैं, हो सकता है वो भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, तो वो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।